तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। तो आज बेटा हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ सर्किट की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, खास तौर से यहाँ से जो आपका एलसीआर सर्किट है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। आपके 7 टाइप्स के सर्किट होते हैं, मैं उन 7 सर्किट्स को शायद एक साथ ही कंप्लीट करना चाहूँगा। तो थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं, आप कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं तो आपके लिए सारे के सारे सर्किट समझना आसान रहेगा। और एक बार समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो आपको सीधे से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सर्किट है, खासतौर से एलसीआर सर्किट, उसको ही केवल बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसको आपको रटना ही पड़ जाएगा। पहले हम बेसिक से चलते हैं, सारे के सारे सर्किट्स की आपको बेसिक से बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सर्किट की बात करने से पहले थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं, जरा फेज के बारे में बता कर लेते हैं। फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस, इस वर्ड का आपका ज्यादातर जगह आपका यूज होने वाला है। फेज डिफरेंस और कलांतर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। तो अगर सिंपल फेज की बात करें तो फेज का मतलब होता है स्टेट से, अवस्था से, एक ऐसा एंगल जो करंट अथवा वोल्टेज की किसी स्पेसिफिक स्टेट को रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। किस फेज में है आपका वोल्टेज या करंट, तो आपका फेज का एक प्रकार का ऐसा स्पेसिफिक एंगल है जो वोल्टेज अथवा करंट की किसी स्पेसिफिक स्टेट को डिनोट करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है। कला क्या है आपका, और सिंपल कला की बात हो तो कला क्या है, एक ऐसा स्पेशल कोण है, एक ऐसा विशिष्ट कोण जो वोल्टेज अथवा धारा की अवस्था को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कलांतर की बात करें तो जनरली कलांतर का हम यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में बात करने वाले कि वोल्टेज कहाँ है और करंट कहाँ है। सो जब आप क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज और कला के बीच में जो आपका एंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है, बाकी बात थोड़ा डिटेल में हो जाएंगे भी सर्किट्स में, उसको आप इजीली समझ जाएंगे, लेकिन मैं पहले उसका थोड़ा सा आपको उस वर्ड से परिचित करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो वो ऐसी परिपथ में जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों आपके एक साथ चल रहे हो, थोड़ा सा उनमें कह सकते हैं कि हल्का सा उनकी स्टेट में थोड़ा सा चेंज होता है। सो उसे ही हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। तो मैं उसी को लिख रहा हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच जो कोण बनता है, ये जो कोणीय विस्थापन के बीच, कोणीय विस्थापन भी कह सकते हैं, कोणीय विस्थापन को कला कहते हैं। क्या कहते हैं, कलांतर, अंतर की बात हो रही है, कलांतर कहते हैं। क्या फेज डिफरेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कहां पर, इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, ठीक है। इसे जनरली हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, ठीक है। तो एक प्रकार का एंगल है। तो ये छोटी सी बात आप याद रखिएगा। तो हमें बात करनी है सर्किट्स की। तो सर्किट आपके मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने ऊपर लिखा हुआ आपके सामने, सर्किट आपके मेनली 3 टाइप्स के होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से जो सारे के सारे सर्किट जितने टाइप्स के बनते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। तो पहला सर्किट आपका आर सर्किट है, दूसरा सर्किट आपका एल सर्किट है और तीसरा सर्किट आपका सी सर्किट है। अब 7 टाइप्स कौन कौन बनेंगे, एक तो आपका आर एल सर्किट बन जाएगा, फोर्थ हो गया 1 2 3, फोर्थ क्या हो जाएगा आपका आर एल सर्किट, फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका आर सी सर्किट, सिक्स्थ क्या हो जाएगा आपका एल सी सर्किट। और से अब दो का ग्रुप हो गया, अब इससे ज्यादा क्या कोई अलग कॉम्बिनेशन बनेगा जो दो की बने, नहीं इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। 3 आर का एल से, आर का सी से और एल का सी से, ठीक है। और 7वां जो सर्किट हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें तीनों आ जाएंगे, क्या, एल सी और आर, तीनों की जब एक साथ बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका एलसीआर सर्किट, ठीक है। इस तरीके से आपके 7 सर्किट कौन है, आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट। जब आप इनके दो की बात करने लगे तो आर का एल से आर एल सर्किट, आर का सी से आर सी सर्किट, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो जाएगा आपका एल सी सर्किट और सेवेंथ हो जाएगा आपका इन तीनों का कॉम्बिनेशन जिसे हम क्या कहेंगे, एलसीआर सर्किट, ठीक है। सो इन 7 की हमें बात करनी है और अच्छे से समझना है इनको,
है ना, इनके सारे डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं और इसके अलावा यहाँ से न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। सो आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक एक चीज समझिएगा, ठीक है। मैं पूरी डीपली बात करने वाला हूँ इसको, तो आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आर सर्किट की। आर सर्किट क्या होता है कि जब एसी सप्लाई से क्या होता है, मान लीजिए आपकी एसी सप्लाई आ रही है, एक कोई सर्किट है जिसमें इधर की ओर इस तरीके से एसी सप्लाई दिया, ए एसी का सिंबल होता है इस तरीके से। एसी सप्लाई दिया आपने कहाँ, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, ये मान लीजिए आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या, आप, ये एसी हो गया। सो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध, आर क्या है आपका, ओमीय प्रतिरोध है यहाँ पर, तो जब ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कि जिसमें केवल क्या होता है आपका ओमीय प्रतिरोध जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में, ओमीय प्रतिरोध जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में, वो भी करंट के कहाँ, श्रेणी क्रम में आपका जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है, तो इस प्रकार के परिपथ को हम आर परिपथ कहते हैं। क्या है आपका ओमिक आर सर्किट, इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ओनली ओमिक रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सप्लाई। एसी सप्लाई की सीरीज में कौन जुड़ा होगा, केवल आपका आर जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये होता है सिंपल सा आपका आर सर्किट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, इसमें जो जरूरी बात है वो क्या है, वो समझने वाली है कि आर सर्किट के लिए अगर वोल्टेज और करंट की बात की जाए तो वोल्टेज और करंट के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे, मतलब उनके बीच में आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर सकते, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, सर्किट डायग्राम। यहाँ पर मेनली तीन बातें करनी है, सर्किट डायग्राम, वेक्टर डायग्राम और सर्किट डायग्राम, वेक्टर डायग्राम और फेज डायग्राम। अगर इसके लिए फेज डायग्राम देखेंगे, मैंने मान लिया कि ये आपका टाइम चेंज हो रहा है, अगर ये क्या है, ये सर्किट डायग्राम हो गया, फेज डायग्राम में बनाने जा रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई चल रहा है, वोल्टेज चल रहा है, मान लीजिए ये वोल्टेज चल रहा है, ये वोल्टेज है यहाँ से शुरू हुआ, तो इसी के साथ ही साथ आपकी करंट चलेगी, यानी कि बीच में कोई भी आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। एक साथ दोनों जीरो पर, एक साथ दोनों मैक्सिमम, एक साथ दोनों फिर जीरो पर और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएंगे और फिर जीरो पर। सो इस तरीके के जो आपका ग्राफ इस तरह में हम कह सकते हैं कि इस केस में आपका क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। एक इसके लिए, ये वोल्टेज के लिए है और एक इसके लिए करंट के लिए, समझ पा रहे थे किसी बात, कोई भी आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यानी अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें डेल्टा फाई की, तो आर सर्किट के लिए वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये क्या है आपका, ये है आपका फेज डायग्राम, ये है आपका फेज डायग्राम। अगर इसके वेक्टर डायग्राम की बात करें, इसकी अगर हम किसकी बात करें, वेक्टर डायग्राम की बात करें, बीएल सर्किट को साइड में छोड़ते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं केवल किसकी, आर सर्किट। अगर इसके लिए हम वेक्टर डायग्राम की बात करें, बस ये वेक्टर डायग्राम बस आप समझ लीजिए, तो इसके बाद फिर सारे रिलेशन आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो ये तो हो गया फेज डायग्राम, जो क्या बता रहे हैं कि बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, फेज डिफरेंस नहीं है तो आर सर्किट, ठीक है। अच्छा, वेक्टर डायग्राम में क्या है, मैंने कहा मान लीजिए इस तरह की ओर आपका क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। अगर मैंने यहाँ वोल्टेज बना दिया मान लीजिए, तो कुछ ना कुछ आपका बीच का एंगल हो जाएगा। सो ये आपका आर सर्किट नहीं होगा। आर सर्किट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि दोनों के बीच कोई भी आपका क्या हो, फेज डिफरेंस ही ना हो। तो अगर इधर की ओर आ रहा है तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, आर होगा, ओके, वोल्टेज होगा। आई की नहीं बल्कि किसकी बात हो रही है, वोल्टेज और करंट की बात हो रही है। तो जितना आपका जिस डायरेक्शन में आई होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, वोल्टेज होगा, ये हो जाएगा इसका वेक्टर डायग्राम। तुमने कहा सर हम ऐसे बना दें, तो बेटा ऐसे ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी आपका आई हो जाए, ए बी हो जाए। अगर आप ऐसे बनाएंगे आई को, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ही बी हो जाएगा। इनके बीच में कोई भी डायरेक्शन का डायरेक्शन की बात नहीं होगी, दोनों क्या होंगे, सेमी डायरेक्शन में रहेंगे, है ना, यानी इनके बीच में किसी प्रकार के एंगल की बात नहीं होगी। तो ये हो जाएंगे इनके वेक्टर डायग्राम, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं क्या है आर सर्किट। आर सर्किट की जब आपका क्या हो, एसी सप्लाई होना जरूरी नहीं कि डीसी में आर की बात करने लो ना, एसी सप्लाई की बात करें तो जब आपका एसी सप्लाई केवल आर यानी ओमिक रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के परिपथ को आर परिपथ कहते हैं। आर परिपथ के लिए अगर देखा जाए तो इनके बीच वोल्टेज तथा धारा के बीच जो कलांतर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी जीरो। और अगर फेज डायग्राम देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेज डायग्राम हो जाएगा, है ना,
इस तरीके से। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगी। एक साथ दोनों जीरो पर पहुंचेंगे और एक साथ आपके दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, एक साथ दोनों फिर से मिनिमम होंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो ये थी सिंपल बात है आर सर्किट की। अच्छा, अब एसी सप्लाई की बात करें तो भाई वोल्टेज और करंट की इक्वेशन लिखना भी आपका फर्ज बनता है, ठीक है। तो अगर तुमने कह दिया कि सर वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, मान लीजिए वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं हम, तो अगर इसके लिए हम वोल्टेज की इक्वेशन लें तो क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, एक तो एसी सप्लाई। करंट के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तुमने कहा इसमें नई बात क्या है, तुम बहुत पहले से पढ़ा है। तो नई बात यह है कि अगर फेज डिफरेंस मान लीजिए कुछ हुआ, या अब यहाँ तो अगर कुछ है, अगर यहाँ थीटा है तो आर सर्किट के लिए यहाँ भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। इस वाले एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। इस थीटा की वैल्यू 0 है तो दोनों के लिए 0 होगी। अगर एक के लिए थीटा की वैल्यू 90 है तो दूसरे के लिए भी क्या होगी, 90। जैसे देखो यहाँ दोनों के लिए थीटा की वैल्यू 0, यहाँ जाते जाते क्या होगी, दोनों मैक्सिमम 90 हो गए, फिर कितनी होगी 180। तो थीटा की वैल्यू दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरीके से हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। दोनों के लिए थीटा ही लिखेंगे, दोनों के लिए 0 लिखेंगे, दोनों के लिए कुछ भी ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन होगी। समझ पा रहे हैं। आर सर्किट क्या है कि जब केवल सीरीज में क्या हो, एसी सप्लाई सीरीज में केवल ओमिक प्रतिरोध यानी ओमिक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए तो इस प्रकार का सर्किट होगा, वो आपका आर सर्किट कहलाएगा। सर्किट डायग्राम, फेज डायग्राम, दोनों ही आपके एक साथ ही मूव करेंगे, एक साथ इनकी वैल्यू चेंज होगी, चेंज जरूर होगी, अल्टरनेटिंग की बात हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके के फेज डायग्राम में वेक्टर डायग्राम, चाहे आप जिस भी डायरेक्शन बना दें, आप कहें सर हम ऐसे बनाएंगे तो आप इस तरीके से ही बना दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनेगा दोनों के लिए एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों के लिए जो भी थीटा लगेगा दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। सो ये आर सर्किट है। मेन जो बात है वो समझने लायक बात ये है कि आप इस थीटा की बात जरूर करें, क्योंकि आगे दिक्कत हो जाए। फेज डायग्राम की बात, फेज और वेक्टर डायग्राम समझें तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कि दोनों साथ में चलेंगे। अगर बात करें हम किसकी, एल सर्किट की, किसकी बात करें हम, एल सर्किट की बात करें तो एल सर्किट क्या है। अब एल क्या होता है आपका, इंडक्टेंस होता है। यहाँ पर इंडक्टेंस कब होगा, जब आप किसी कॉइल की बात करेंगे, ठीक है। सो अगर क्या हो, केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ सीधे रेजिस्टेंस कह दिया था, और जो एल के लिए जो रेजिस्टेंस आता है उसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। सो जब केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो, एसी सप्लाई से कनेक्ट हो सीरीज में, तो इस प्रकार का जो सर्किट होगा उसे क्या कहेंगे हम, एल सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे, एल सर्किट कहेंगे। तुमने कहा इसके लिए सर अगर फेज डायग्राम की बात करें तो इसके लिए अगर हम बता दें कि इसके लिए जो आपका वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री की फेज से ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आप शुरुआत करें करंट से, करंट में 0 पर मान लेते हैं। वेक्टर डायग्राम ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। बेटा कोशिश कर रहा हूं जितना जल्दी उसे मैं उसको कवर करूं, लेकिन अगर ये लेंथी हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं, मैं सारी चीजें इसके एक साथ कराने वाला हूं। तो ये आपका एल सर्किट क्या हो गया, एल सर्किट में केवल आपका कॉइल जुड़ा हुआ है, जैसे उसके रेजिस्टेंस का क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। अगर वेक्टर डायग्राम की बात करें तो करंट से शुरू कर लीजिए, ये मान लीजिए आई है। तो एल सर्किट के लिए जो वोल्टेज होगा वो कहां होगा, 90 डिग्री के फेज से ऊपर जाएगा, इधर की ओर। और एल सर्किट के लिए जो वोल्टेज हो जाएगा इसके एंड पर उसे किससे डिनोट करेंगे, वीएल से। एल सर्किट के लिए जो वोल्टेज हो जाएगा इसके एंड्स पर वो क्या हो जाएगा आपका, वीएल हो जाएगा। ये आपका जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री फेज से आगे हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, सर हमें वोल्टेज से शुरू करना है, यहाँ हम वोल्टेज बनाएंगे तो करंट की मजबूरी है कहाँ जाएगी आपकी, नीचे जाएगी। कुल मिला के करंट जो होगी वो 90 की फेज से क्या रहेगी, हमेशा पीछे रहेगी। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ करंट यहाँ है तो आपका वोल्टेज इधर पहुंच गया 90 प्लस। यहाँ देखोगे तो करंट आपकी जब इधर है तो वोल्टेज आपके इधर पहुंच जाएगा, ठीक। अगर इनके लिए आप इक्वेशन लिखेंगे तो अगर आई की इस वाले वेक्टर डायग्राम के साथ से हम इक्वेशन लिखते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या 0, क्योंकि कुछ है नहीं 0 पर लेके चल रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वोल्टेज की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या 90 के साथ। समझ पा रहे हो इतनी बात। इसके लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो बस आपको याद रखना है, डेल्टा फाई होगा, एल सर्किट में कितना होगा 90। अब 90 तो भाई ऐसे भी हो सकती है, भाई इधर वोल्टेज बना दे यहाँ करंट बना दे, ये भी तो डाउट हो सकता है। सो 90 का तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहाँ आई और यहाँ भी आ जाए, वो नहीं बात, वो आप इसी सर्किट में बात होगी, ठीक है। आपकी फेज डिफरेंस 90 होगी, और कैसे 90 होगी कि जो आपका वोल्टेज है वो करंट से आपका 90 डिग्री की फेज से क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। समझ पा रहे हैं।
क्या है आपका एल परिपथ? एल परिपथ में जो आपका वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री की कला से क्या होता है? अग्रगामी होता है ना, फॉरवर्ड वाइज होता है, किससे? विद फेज डिफरेंस 90 डिग्री, ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है। अगर इसके लिए आप इक्वेशन लिखेंगे तो इधर बी के लिए आपने लिख दिया सर, हम तो लिखेंगे बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये कहीं नहीं कोई थीटा दिख रहा है तो प्लस 0 लिख सकते हैं, तो इसके लिए करंट के लिए क्या रखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी ए माइनस पाई बाई 2। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फेज डिफरेंस हमेशा 90 रहेगा, और कैसा 90 रहेगा कि हमेशा वोल्टेज के लिए ज्यादा रहे। वोल्टेज पाई बाई 2 तो करंट को 0 लिख दिया, प्लस 0 ओमेगा टी के साथ कुछ नहीं। अरे इस साइन के साथ ही तो थीटा आता है, तो थीटा ओमेगा टी है, ओमेगा टी यहाँ प्लस 0 तो यहाँ कितना होगा? 90। इसके लिए देखें, इसके लिए बी नॉट साइन ओमेगा टी है, कोई एंगल नहीं है, तो करंट कहाँ जाएगा? 0 से पीछे चला जाएगा, क्योंकि करंट को हमेशा एल सर्किट की जब भी हम बात करेंगे तो करंट हमेशा कहाँ रहनी चाहिए आपकी? हमेशा 90 डिग्री की फेज से पीछे रहनी चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपके दोनों ही वेक्टर डायग्राम, और उन दोनों के हिसाब से मैंने क्या बना दिया? आपका इक्वेशन भी लिख दी। ये दोनों ही क्या है आपके? वेक्टर डायग्राम, दोनों ही सही है अपनी जगह पर। ये हो गया वेक्टर डायग्राम। अब कौन बचा? भी एक और बात बची, फेज डायग्राम की बात बची, और फेज डायग्राम की बात हम करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए फेज डायग्राम भी दो प्रकार से बना सकते हैं, जैसे करंट तो हमने 0 से शुरू किया, तो करंट को मैं 0 से शुरू कर लूं, ये करंट हो गया। तो वोल्टेज कहां जाएगा? जब करंट 0 पर थी, ओमेगा टी प्लस क्या है? 0 है, तो वोल्टेज कहां है? प्लस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2 का मतलब क्या? मैक्सिमम होगा, यानी जो आपका वोल्टेज होगा वो यहां से शुरू करेगा। और जब आपका क्या करंट मैक्सिमम होगा, जब ये 90 पहुंचे, तो कहां पहुंच चुका होगा? ये 180 पर। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि जब ये यहां था 0 पर, तब ये माइनस में होगी कहीं। अभी ऐसे बना दे रहा हूं इसको, इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब आपकी करंट, जब आपका ये वोल्टेज क्या होगा? इधर होगा, तब करंट आपकी क्या होगी? जब ये 90 पर, तब करंट यहां से शुरू होगी, ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हैं, जब आपका करंट क्या होगा? जब आपका वोल्टेज यहाँ होगा तो करंट क्या होगी? माइनस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे समझ लीजिए कि जब भी ये 0 होगा तो ये क्या होगा? मैक्सिमम। और जब ये आपका क्या होगा? करंट आपका 90 पर पहुंचा, यहाँ 90 पर तो मैक्सिमम, तो ये कितना आपका 1 सर्किल कंप्लीट कर चुका है, यानी 180। और इस तरीके से इसके लिए क्या बनेगा? फेज डायग्राम। ये एम्पलीट्यूड इक्वली दिखाइएगा, ठीक। सो ये क्या है आपका? ये हो गया आपका आई के लिए, और ये क्या हो गया आपका? बी के लिए। जब आपका आई 0 तो बी मैक्सिमम, जब आई मैक्सिमम तो बी कहाँ पहुंच जाएगा? ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर चुका, हाफ साइकिल 180। जब ये आपका 180 पहुंचा करंट, तो वोल्टेज कहाँ पहुंच चुका? ये 180 प्लस 90 270। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? फेज डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्लैक वाला वोल्टेज के लिए, ये ब्लू वाला आपका किसके लिए? करंट के लिए, ठीक। इसको आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लीजिए आप वोल्टेज से शुरू कर रहे हैं, वोल्टेज आपका 0 पर आए, मान लीजिए आप ऐसे बना रहे हैं, ये वाली वोल्टेज है, तो करंट कहाँ जाएगी आपकी? जब वोल्टेज आपका प्लस 0 है इस वाले के हिसाब से, तो करंट कहाँ जाएगी? माइनस 90 माइनस। जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम तो कहाँ 0, और जब वोल्टेज आपका क्या हो गया 180 तो ये मैक्सिमम इस तरीके से। समझ पा रहे मेरी बात? तो सिंपल सी बात है, आर सर्किट के लिए कोई फेज डिफरेंस नहीं। आर परिपथ क्या? ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज और करंट क्या हो, दोनों ही सेम फेज में फ्लो होती है, वो क्या कहलाता है? आपका आर सर्किट कहलाता है। अगर हम बात करें किसकी? एल सर्किट, तो एल सर्किट में आपका क्या होता है? जो वोल्टेज है वो करंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 90 डिग्री कला से क्या होता है? अग्रगामी होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है, ठीक है। इतनी सी बात है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, और ये आपका क्या होगा? फेज डायग्राम हो गए दोनों, और ये वेक्टर डायग्राम हो, वेक्टर डायग्राम के हिसाब से आपके इक्वेशन होगा, ठीक है। अब जरा बात कर ले, अगर ओमिक रेजिस्टेंस की बात करें, तो ओमिक रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध होता है, यहाँ पर तो जो रेजिस्टेंस होता है उसे ओमिक प्रतिरोध ही कहते हैं, लेकिन अगर इसकी एल सर्किट की, अगर एल सर्किट के रेजिस्टेंस की बात करें तो इसे कहते हैं हम, इसे रेजिस्टेंस को एक्सएल से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं? एक्सएल से डिनोट करते हैं। अगर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ओमेगा एल,
क्या होती है ओमेगा एल। ओमेगा क्या है यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल क्या है आपका इंडक्टेंस, और इसकी जो यूनिट होती है एल की इंडक्टेंस की वो क्या होती है आपकी हेनरी होती है। इसको भी आप याद रखिएगा, एल की जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होती है हेनरी। पिछले चैप्टर्स में तो उसको यहाँ पर डिटेल से बात करता, इतना टाइम नहीं था। सो एल को आप किससे यूनिट क्या होती है हेनरी होती है। तो यहाँ पर एक्सएल क्या है इस कॉइल का रेजिस्टेंस है जिसे हम नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरण प्रतिघात, और जो इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। ओमेगा क्या है यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ होती है। ओमेगा की वैल्यू क्या है तो 2 पाई एफ, पीछे ही बात कर चुके हैं इसकी। तो अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। जनरली जो केस में होगा फ्रीक्वेंसी भी होगी एल भी होगी, आपको इसको कैलकुलेट करना हो तो फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस की आप वैल्यू पुट करके इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इतनी सिंपल सी बात है इसकी। ठीक, अब जरा आते हैं सी सर्किट पर। तो अगर आप एल सर्किट समझ पा रहे हैं तो सी सर्किट भी बेहद आसान है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप एल सर्किट हो गया समझ पा रहे हैं। एल सर्किट में आपका वोल्टेज क्या होगा हमेशा 90 से आगे रहेगा। ठीक, इक्वेशन लिखेंगे तो अभी जब वोल्टेज के लिए 0 तो करंट भाई माइनस में जाएगा, ए पीछे रहेगा, ए इससे कहीं ना कहीं कमजोर ही रहेगा, किसी भी हालत में इसको आपको पीछे रखना है। जब ये आपका क्या हो गया करंट कह रहा नहीं हम 0 पर रहेंगे तो वोल्टेज उस केस में क्या रहेगा आगे रहेगा, यानी वोल्टेज को आगे ही रखना है। सो इस तरीके से आप इक्वेशन और ये आपके हो गए वेक्टर डायग्राम, इनको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं किसकी सी सर्किट की बात करते हैं। तो मैं आर सर्किट को हटा दे रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। सो हम बात कर रहे हैं किसकी, अब सी सर्किट की बात करने वाले हैं दूसरे टाइप्स की। तो ये मान लीजिए आपका हो गया सी सर्किट, तो बिल्कुल एल सर्किट की तरह है। सी सर्किट क्या होता है ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कि जिसमें अभी एल सर्किट में क्या था वोल्टेज फॉरवर्ड वाइज था, वोल्टेज अग्रगामी था। सी सर्किट में क्या हो जाएगा करंट फॉरवर्ड वाइज हो जाएगी, फेज डिफरेंस वही 90 रहेगा। ठीक है, सो क्या है ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कि जिसके लिए जो धारा है प्रत्यावर्ती धारा है वो वोल्टेज से क्या होती है 90 डिग्री की कला से अग्रगामी होती है। अब कौन अग्रगामी हो गया धारा में, पहले आपको वेक्टर डायग्राम भी बना देता हूं। अगर यहां आपका वोल्टेज है तो करंट यहां जाएगी, और अगर आपका यहां करंट है तो किसी भी हालत में वोल्टेज को कहां रखना पीछे रखना। वही सेम डायग्राम, यहां आई जब 0 पर था तो वोल्टेज आगे था, यहां जब बी 0 पर होगा तो करंट आपके आगे हो जाएगी। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे ये दोनों आपके हो जाएंगे वेक्टर डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट अगर एक सर्किट की बात करें सर्किट क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंडक्टेंस होता था जब कैपेसिटेंस, सी की बात हो ना तो कैपेसिटेंस, जब क्या करते हैं किसी कैपेसिटर को, ये मान लीजिए कैपेसिटर में याद रखिए कैपेसिटर में दोनों ही आपके जो प्लेटें बनती है इक्वल साइज की बनती है। ऐसे साइन मत बना दीजिएगा कि आप ऐसे साइन बना दे, ये आपका किसका होता है सेल का होता है, बैटरी का आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, सो ये आपका किसका कैपेसिटर में दोनों ही इक्वल बनती है, सेल की तरह मत बना दीजिएगा। तो क्या है आपका सी सर्किट कि जब क्या होता है केवल कैपेसिटर पे एसी सप्लाई के सीरीज में जोड़ा जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं सी सर्किट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया क्या परिपथ आरेख सर्किट डायग्राम, और ये क्या हो गया आपका वेक्टर आरेख। ठीक है, तो समझ पा रहे क्या सी सर्किट इस प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा में जो आपकी इस प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो आपकी धारा होती है वो क्या होती है वोल्टेज से, अब वोल्टेज से धारा 90 डिग्री कला से अग्रगामी हो जाएगी ना। इन दिस टाइप ऑफ सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट विल बी फॉरवर्ड वाइज्ड विद फेज डिफरेंस 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बात हो जाएगी, और इसके जो आपका वोल्टेज हो जाएगा कैपेसिटर के एंड पर उसको हम किससे डिनोट करते हैं वीसी से, किससे डिनोट करते हैं वीसी से। अच्छा इक्वेशन अब आप मुझे बताइए क्या हो जाएगी जब वीसी आपका कहाँ है 0 पर है, जब BC आपका 0 पर है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी B नॉट साइन ओमेगा टी, अब प्लस 0 को नहीं लिख रहे हैं तो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी इस वाले वेक्टर डायग्राम के साथ से I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या ये तो 90 ज्यादा है तो प्लस पाई बाई 2 ये हो जाएगा। अगर इसके लिए देखेंगे जब I आप 0 पर लेंगे तो क्या हो जाए I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज के लिए क्या लिखेंगे B नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लिखोगे प्लस या माइनस, ये माइनस में रहेगा, ये क्या रहेगा माइनस में रहेगा क्योंकि करंट आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, सो माइनस पाई बाई 2 ये हो जाएगा कि क्या वेक्टर डायग्राम बना। ठीक है, इक्वेशन हो गई। अब जरा अगर आप फेज डायग्राम बनाना चाहिए इसके तरीके से तो वो कैसे बनेगा, तो आप किसी को भी कैसे बना लीजिए, बस जहां वोल्टेज था वहां करंट हो जाए, जहां करंट था वहां वोल्टेज हो जाएगा। मान लीजिए इस तरीके से
ये मान लीजिए मैंने बना लिया आई से, ये किसके लिए बना लिया मैंने, आई को 0 पर शुरू किया। तो इस केस में वोल्टेज कहाँ जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, तो वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। जब ये 0 पर तो माइनस, और जब ये प्लस मैक्सिमम हो गया तो 0, और जब ये आपका 180 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए मैक्सिमम हो जाएगा वोल्टेज, इस तरीके से। ना बिल्कुल सेम हो जाएगा, बस जहाँ आई था उसकी जगह बी, जहाँ बी है उसकी जगह आई। हाँ मैं इतना जरूर कर रहा हूँ कि इसके एम्पलीट्यूड को, वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को थोड़ा करंट से ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं, ये आपका जो ये आपका करंट है, जब 0 से शुरू होगा तो ये कहाँ से शुरू होगा, आपका माइनस से, नीचे से, ठीक है। ये टाइम, ये आपका वोल्टेज और करंट। तो इतनी बात होगी किसकी, आपकी सी सर्किट की। अच्छा आपने एल सर्किट की जो रेजिस्टेंस था उसको क्या नाम दिया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पर जो सी सर्किट का आपका जो रेजिस्टेंस है उसका भी नाम है, सी सर्किट की जो रेजिस्टेंस को एक्स सी से डिनोट करते हैं, है ना, और इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हिंदी में कहते हैं ये कॉइल का, कॉइल को प्रेरण के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारतीय, कैपेसिटर का मतलब क्या, धार का, सो इसे कहते हैं धारतीय प्रतिघात। प्रतिघात का तो सिंपल सा अर्थ समझ पा रहे ना, प्रतिघात का मतलब रोकना, है ना। कई आपने मूवियों में देखा होगा प्रतिघात ऐसे कहते हैं, तो प्रतिघात का मतलब होता है अटैक करना, रोकना, सामने जो आ रहा है उसको रोकना। तो रेजिस्टेंस ही है, तो ओमिक रेजिस्टेंस के लिए सीधे प्रतिरोध यूज करते हैं ना, लेकिन जब आपकी बात होती है किसकी, एल और सी की, तो से वहां पर हम रेजिस्टेंस की जगह बजाय हम नाम क्या देने लगते हैं, प्रतिघात नाम देने लगते हैं, ठीक है। तो जब एल की वजह से जो प्रतिघात रेजिस्टेंस उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो कैपेसिटर की वजह से जो रेजिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है एक्स सी की, यहाँ याद रखने वाला है, यहाँ पर क्या था, ओमेगा इनटू एल, यहाँ पर सब अपॉन में होता है ओमेगा इनटू सी, और ओमेगा यहाँ क्या है, यहाँ भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ सी हो जाएगा। यानी हम समझ सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी कम है, सी अगर एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी कम है तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। एफ वैल्यू कम इनवर्सली है ना, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जब आपका एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया सी सर्किट की सारी बातें हो गई, है ना, सिंपल सी। बस ये वेक्टर डायग्राम आप समझ लीजिए। मैं इसके बाद फेज डायग्राम की बात मैं करने वाला नहीं हूं आगे के सर्किट में। जब हम दो की बात करेंगे तो फेज डायग्राम की बात नहीं करनी है, बस वेक्टर डायग्राम की बात करनी है, और उसी के बेसिस पर आपको डेरिवेशन भी करना है। यहाँ से डेरिवेशन पूछा जाएगा इसके बाद से, ठीक है। सो पहले बेसिक आप समझ लीजिए, एल सी आर क्या, तो मैंने सिंपल सा बताया, आर सर्किट क्या, ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। सिंपल सी इक्वेशन होगी, बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस अगर थीटा एक के लिए तो दूसरे के लिए भी थीटा ही रहेगा। जब एल सर्किट की बात होगी तो इसके लिए वोल्टेज आपका आगे रहेगा करंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर इसलिए इक्वेशन देखें तो बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगी, कब, जब करंट के लिए 0 है। और अब वोल्टेज 0 ले लिया तो करंट कहाँ चला जाएगा, माइनस चला जाएगा, क्योंकि करंट को किसी भी हालत में कहाँ रहना है, 90 डिग्री की फेज से पीछे रहना है ना, रिवर्स वाइज रहना, ठीक। सो ये आपकी बात थी, ये मैंने दोनों के लिए फेज डायग्राम बना लिए थे। सेम चीज सी सर्किट के लिए है, बस एल सर्किट में आपका वोल्टेज फॉरवर्ड वाइज होता है, सी सर्किट के लिए आपकी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड वाइज, सी सर्किट के लिए जो आपकी फॉरवर्ड वाइज हो जाएगी वो हो जाएगी करंट। करंट क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारती परिपथ के लिए, सी परिपथ के लिए जिसमें जो आपकी करंट होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री कला से अग्रगामी होती है, ठीक। तो इतनी सी बातें थी, तो ये तीनों सर्किट हो गए हैं। अब जरा इसके बात करते हैं, हम दो की एक साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके पहले एक छोटी सी डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन ये है, मैं बीच बीच में ही डेफिनेशन बताते चल रहा हूँ बेटा, ताकि अलग से टाइम आपको देगा ना हो। प्रतिबाधा क्या कहलाता है, प्रतिबाधा को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस। क्या नाम देते हैं, इम्पीडेंस नाम देते हैं। सो इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस
हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिबाधा। इसे डिनोट करते हैं किससे? जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। देखिए रेजिस्टेंस के कई रूप है, आपने देख लिए। ओमिक रेजिस्टेंस को आर से, इंडक्टिव रेजिस्टेंस ही कई प्रकार का है, तो देख कहलाता तो रिएक्टेंस है, लेकिन है एक प्रकार रेजिस्टेंस है। उसे एक्सएल से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी से, लेकिन जब प्रतिबाधा की बात हो तो ये भी एक प्रकार रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो क्या होता है इंपीडेंस? एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। जब किसी परिपथ में दो, कम से कम दो, आर है तो आर नाम हो जाएगा, सी है तो एक्स सी नाम हो जाएगा, एल है तो एक्सएल नाम हो जाएगा। लेकिन जब आपके क्या हो, दो, कम से कम दो, एक साथ दो रेजिस्टेंस वर्क करें या दो से ज्यादा, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोध कार्यरत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से डिनोट करते हैं, है ना। When in any alternating, जरूरी नहीं तो दो की बात नहीं होगी। When in any alternating circuit there is two or more than two resistance, so the resultant resistance, जो परिणामी प्रतिरोध होता है, the resultant resistance is called impedance and it is represented by Z। So इसकी बातें हम सबके लिए करेंगे। Z की भाई LC के लिए क्या होगा, LR के लिए क्या होगा, CR के लिए क्या होगा, LCR के लिए क्या होगा, हर जगह अब आपको Z भी निकालना होगा। अब हम यहाँ फेज डायग्राम को कम करके डेरिवेशन एक संख्या बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आर से शुरू करते हैं। तीन ही सर्किट है आपके पास, कौन कौन? एक है आपका आर, फिर है आपका एल और फिर है सी। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? आर एल की बात कर लेते हैं, ना। तो ये आपका कौन सा टाइप हो जाएगा? फोर्थ टाइप हो जाएगा। क्या? आर एल लिखिए, एल आर सर्किट लिख दीजिए, एल आर सर्किट। सो क्या होता है एल आर सर्किट? इसका जस्ट सर्किट डायग्राम बनाइए। अभी केवल सिंगल सिंगल हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे। ऐसा सर्किट की जिसमें क्या हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कॉइल एंड ओमिक रेजिस्टेंस यानी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सप्लाई। ऐसा परिपथ जिसमें क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात और ओमिक प्रतिरोध दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में प्रत्यवर्ती धारा सप्लाई से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के जो आपका सर्किट कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपका एल आर सर्किट कहलाता है, ठीक है। इसको हम एल लिख देते हैं और इसको आर। इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो आर ही रहता है। इसके लिए जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी एल, और इसके लिए जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? बी आर। तो क्या सर्किट डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं आता। क्या है आपका एल आर सर्किट? ऐसा सर्किट कि जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड ओमिक रेजिस्टेंस दोनों ही क्या होते हैं? सीरीज में जुड़े होते हैं। सो इस प्रकार के जो आपका सर्किट होता है उसे कहते हैं एल आर सर्किट कहते हैं। अब डेरिवेशन की बात है तो इसलिए समझिए। सबसे पहले देखिए, जो अगर आप वेक्टर डायग्राम, फेज की यहाँ बात नहीं करनी, फेज डायग्राम में कोई बात नहीं करनी, समझ चुके हो उसको, ठीक है। आर सर्किट के लिए आप वेक्टर डायग्राम की बात करें तो क्या होता है? आर सर्किट के लिए जो वेक्टर डायग्राम था वो क्या था? इस तरीके से बनाया था आपने। तो हमने कहा था सर जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? करंट होगा। ऐसे ही बना सकते हो इसको। ये किसके लिए हो गया आपका? आर सर्किट के लिए। तो आर सर्किट के लिए जो वोल्टेज होगा उसे किससे डिनोट करेंगे? वी आर से। एक आर सर्किट का वेक्टर डायग्राम बन गया। करंट दोनों के लिए सेम रहेगी, करंट में कोई चेंज नहीं होना, ये आप जान रहे हैं सीरीज में जुड़ा है। तो यही जो आपका आर सर्किट के लिए करंट है, यही करंट किसके लिए मानी जाएगी? एल सर्किट के लिए मानी जाएगी। जब आप एल सर्किट के वेक्टर डायग्राम की बात करेंगे तो इसको जरा भूल जाओ, ये तो मैं करंट बना दिया। तो एल सर्किट के लिए वोल्टेज कहां जाएगा? 90 डिग्री की फेज से क्या हो जाएगा? अग्रगामी हो जाएगा। यही तो होगा। इतना समझ पा रहे हो या नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो फिर से समझो। आर सर्किट क्लियर देखेंगे तो आर सर्किट करंट आई, वोल्टेज वी आर मान लेंगे। तो जब सिंपली आर सर्किट की बात हुई तो आई और वी आर दोनों एक ही डायरेक्शन बनेंगे। वेक्टर डायरेक्शन समझ के मैंने इसलिए पहले बताया था कि आप चीजों को थोड़ा सीरियसली समझिए, क्योंकि अगर उसको नहीं बताऊंगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाए। इसलिए आप उनको अगर आप नहीं देखें सही से तो एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। जब आप आर सर्किट की बात करें तो करंट और वोल्टेज दोनों के लिए एक ही लाइन बना सकते हैं, एक ही डायरेक्शन बना सकते हैं। चूंकि करंट दोनों के लिए सेम है, करंट में कोई चेंज नहीं होना है, तो यही करंट आपकी एल सर्किट के लिए रहेगी। लेकिन जब एल सर्किट की बात होगी तो करंट के रिस्पेक्ट में हम वोल्टेज को कहां ले जाना होगा? 90 डिग्री की फेज से प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो एल सर्किट के लिए जो वोल्टेज हो जाएगा क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा, बी एल। समझ पा रहे इतनी बात? एक बी आर हो गया और एक बी आर हो गया। वोल्टेज तो अलग अलग होता है, इसलिए करंट में कोई चेंज नहीं होता। तो करंट दोनों के लिए यही नहीं, आई आर के लिए यही वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन जब एल की बात हो तो आई तो यही रहेगी, वोल्टेज कहां चला जाएगा? 90 डिग्री फेज से आगे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा,
तो हमने सर यहाँ पर 2 वोल्टेज हो गए, मैंने कहा बिल्कुल। तो हमने कहा रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ हो जाएगा, तो ये आप किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ जाएगा इसका, रिजल्टेंट वोल्टेज इधर चला जाएगा। जब भी एल आर सर्किट की बात हुई तो रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ जाएगा, इनके बीच में जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आप ऐसे सॉल्व करते हैं क्लास 11th वेक्टर के क्वेश्चन को। यहाँ मान लीजिए ए वेक्टर था, यहाँ बी वेक्टर था और इनके बीच का एंगल थीटा था और ये आप रिजल्ट निकालते। तो रिजल्ट कैसे निकालते थे, बताया जरा फॉर्मूला, क्या था रिजल्ट का फॉर्मूला, ऐसे होता था, देखिए √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये तो होता था। अगर ये थीटा 90 हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, a² प्लस b²। तो वैसे ही यहाँ जो रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a की जगह बी आर, वोल्टेज की बात हो तो वोल्टेज के बारे में सोचिए, क्या हो जाएगा br² प्लस bl² प्लस 2br, रिजल्टेंट वोल्टेज हम निकाल रहे हैं, परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी विभव, दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, परिणामी विभव, ठीक है। तो कितना हो जाएगा br² प्लस bl² और प्लस 2br और साथ में क्या cos थीटा कितना है दोनों के लिए, ये वाला कितना है, अरे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा हो रहा है 90, तो cos 90 और cos 90 लिखते हैं, 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो क्या आ जाएगा आपका br² प्लस bl²। ये हो गया बेटा रिजल्टेंट वोल्टेज, इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में खूब यूज होता है फॉर्मूला, ठीक है, और सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, br को क्या लिख सकते हैं, I × r का होल स्क्वायर, bl को क्या लिख सकते हैं, I × xl का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। I ही क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में है, सीरीज में दोनों के लिए करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b = इसके बाद हम लिख रहा हैं I² तो दोनों के पास है, रूट के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के बाहर हो जाएगा I, ब्रैकेट में क्या बचेगा r² प्लस xl²। ये हो गया बेटा रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला, इसके आगे सॉल्व नहीं करना, रिजल्टेंट वोल्टेज की बात है तो इतना करना। मैं आगे क्यों सॉल्व कर रहा हूं, इस I को मैं नीचे ले जा सकता हूं, b/i, इस वाले I को नीचे ले गए तो क्या हो गया आपका r² प्लस xl²। b/i क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब मैंने अभी भी बताया कि जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस, तो उसे रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, इंपीडेंस कहते हैं। यानी LR सर्किट का जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाए, जैसे इंपीडेंस नाम देते हैं, जैसे किसी डिनोट करते हैं Z से, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी r² प्लस xl²। तो इसके लिए देखो 2 डायरेक्शन हो गए। अगर कोई कहे LR सर्किट में आपको रिजल्टेंट वोल्टेज बताओ तो इतना कर देना, डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम के बिना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि इसके लिए अगर भाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का जो रियल नाम है वो क्या है, इंपीडेंस, प्रतिबाधा निकालिए, तो फिर इसके आगे फर्दर सॉल्व कर देना, br को i दोनों में सेम रहे, सीरीज है, i को कॉमन लेके b/i लिख दे, जो क्या बन जाएगा आपका z बन जाएगा, r मत लिख देना, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका इंपीडेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई कहे फेज डिफरेंस क्या होगा, LR सर्किट के लिए फेज क्या होगी, फेज डिफरेंस क्या होगी, तो अब ये मत कहना सर bl के लिए 90 होगी, br के लिए 0 होगी ना, यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ही फेज देखी जाएगी। तो रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ है और करंट यहाँ है, करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज होने से रहा नहीं, तो ये हो गया फेज डिफरेंस, मान लीजिए 5। क्या हो गया फेज डिफरेंस 5। तो अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, tan phi लगा दीजिए, tan phi बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ये वाई लाइन, इसके सामने क्या bl अपॉन बेस क्या है, ये वाली लाइन, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करना है तो br, क्योंकि नहीं वोल्टेजों की वजह से तो फेज डिफरेंस आया, नहीं तो फिक्स था। फिर अगर करंट के लिए देखते तो करंट के लिए तो दोनों के लिए वैल्यू अलग सेम है, इसके लिए y 0 हो जाए, इसके लिए 90, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी बताने वाली बात। लेकिन जब भी हम निकालेंगे फेज डिफरेंस तो रिजल्टेंट वोल्टेज से निकालेंगे, और रिजल्टेंट वोल्टेज किसकी वजह से आएगा, दोनों ही वोल्टेजों की वजह से, तो फेज डिफरेंस भी किसकी वजह से है, दोनों ही वोल्टेज। और बाकी आप डायग्राम में देख ही सकते हैं, ये phi है, यही तो हुआ, रिजल्टेंट वोल्टेज भी करंट है, तो फेज डिफरेंस phi हो गया, तो tan phi बराबर परपेंडिकुलर यानी bl, बेस यानी br। bl की वैल्यू या तो आप ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, tan phi बराबर bl की जगह क्या हो जाएगा, ixl
और बी आर की जगह क्या हो जाए आई आर, आई तो दोनों सेम रहेगा, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन आर। कोई कठिन था क्या? बस सिंपल सी अलग अलग स्टेप बाय स्टेप आपको बातें करनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एलआर सर्किट की बात थी तो आपको वेक्टर डायग्राम से ज्यादा डायग्राम नहीं बना पर तो दिक्कत है, ठीक है। फिर से इसको समझा रहा हूँ, जब आर सर्किट की बात है तो करंट ही वोल्टेज इसी डायरेक्शन में, क्योंकि आर सर्किट के लिए डेफिनेशन ही यही थी कि वोल्टेज और धारा आपके क्या होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं। जब एल सर्किट की बात हुई तो धारा तो यही रहेगी सीरीज है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाए 90 डिग्री फेज से अग्रगामी हो जाती है वोल्टेज यहाँ पहुंच। तो जब ये दो तरीके से वोल्टेज आ रहा है तो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज आपकी निकालना मजबूरी है, तो निकालेंगे भी यही डेरिवेशन में, तो रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। सिंपल से याद भी रख सकते हैं इसको, ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। इसके बाद अगर रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, जब दो आपके रेजिस्टेंस है तो उसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट को इंपीडेंस। इंपीडेंस निकाला तो इसे आई आर के फॉर्म में मैंने ब्रेक कर दिया, आर चाहिए ना तो आर के फॉर्म में लिखा, आई स्क्वायर दोनों के पास कॉमन लिया, रूट के बाहर जाएगा आई, बी अपॉन आई हो जाएगा इंपीडेंस, इसे जेड से डिनोट करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, एलआर सर्किट की। अब मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, और आप मैं दूसरा वाला करूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये किसके लिए बात थी, एलआर के लिए, समझ पा रहे ना आप? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए, ऐसे ही लिखना है, बस थोड़ा सा जहां मैं बोल रहा हूं उसको जरूर लिख लेना। जैसे यहाँ पर लिखेंगे परिणामी वोल्टेज, लिखा हुआ मैंने परिणामी वोल्टेज, यहाँ तक लिखना। अब इसके बाद किसके लिए किया है, प्रतिबाधा के लिए, प्रतिबाधा है ना, इस लाइन के बगल से ब्रैकेट लिख दोगे क्या, इंपीडेंस। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक पहुंच गए। फिर इसके बाद एंड फेज डिफरेंस, बस इतना लिख देना, फेज डिफरेंस बराबर डायग्राम लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैग्नेट सर्किट के पास चलता हूँ, बात करते हैं किसकी, आरसी सर्किट की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, सी आर कहते हैं या आर सी कहते हैं, बात देखिए सी आर सर्किट मैंने कह दिया, कौन सा सर्किट हो गया, सी आर सर्किट। तो सी आर सर्किट क्या है, अभी भाई एल और आर जोड़ा था, सी आर की बात हुई तो आर तो रहेगा ही, एल की जगह क्या जोड़ दें आप सीरीज में, सी जोड़ देंगे, कैपेसिटर जोड़ देंगे, इसके लिए वोल्टेज भी सी हो जाएगा, ठीक, यही तो होगा। अब जरा इसके लिए फिर से आप क्या करिए, वेक्टर डायग्राम की बात करिए, प्रोसेस यही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। देखते हैं सी आर प्रेशर की बात है, शुरुआत आप हमेशा करंट से करिएगा, जब भी वेक्टर डायग्राम की बात है करंट से करिए, और अपने दिमाग में रखिए एल के लिए +90, सी के लिए -90, आर के लिए तो 0, ठीक है। तो देखिए जरा बात करते हैं किसकी, सबसे पहले आर के लिए डायग्राम बना लेते हैं। आर के लिए वोल्टेज जहां होगा वहीं आपकी करंट होगी, क्योंकि इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। जब सी सर्किट की बात आई तो करंट में तो कोई चेंज है नहीं, करंट तो यही आएगा, लेकिन सी सर्किट की बात हुई तो सी सर्किट के लिए जो वोल्टेज होगा वो करंट के रेशियो में कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कितने 90 डिग्री की फेज से पीछे चला जाएगा, ठीक। ये हो गया वेक्टर डायग्राम, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, सी आर के लिए या आर सी के लिए, सी आर या आर सी बात देखिए, ठीक है। ये हो गया वेक्टर। रिजल्टेंट वोल्टेज कहां जाएगा, मुझे लगता है आपको दिक्कत होगी बताने में, रिजल्टेंट वोल्टेज इधर जाएगा बेटा, है ना, कहीं जाएगा, पता नहीं किस एंगल पर जाएगा, तुमने मान लिया सिर्फ फाई पर जाएगा, इस फाई की वैल्यू भी निकल, रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले v की बात कर लेते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, अभी किए थे अंडर रूट क्या, a स्क्वायर, a की जगह br लिखा, b स्क्वायर, b की जगह bc लिखा, और क्या 2ab cos थीटा, 2a की जगह br cos थीटा की जगह कितना 90, क्योंकि दोनों में इनिशियली फेज कितना 90 है, ठीक। समझ पा रहा तरीका वही बिल्कुल सिंपल सा। सो आपका जो परिणामी विभव हो जाएगा, परिणामी विभव, जो इस केस में जो रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, बी आर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसको लिखने में कोई मतलब नहीं, ये हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज। अगर अब आप इसके फर्दर आगे बढ़ते हैं तो फॉर इंपीडेंस के लिए सॉल्व कर लीजिए जरा, फॉर इंपीडेंस प्रतिबाधा के लिए, प्रतिबाधा जैसे कैसे डिनोट करते हैं आप,
जेड से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, अरे इसको आई और आर के कंपोनेंट ब्रेक कर दें, बी तो बी रहेगा, बी आर की जगह हो जाए क्या आई इंटू आर के स्क्वायर, और बी सी की जगह क्या हो जाए आई, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस किससे लिखते हैं, एक्स अस्सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एक्स अस्सी से लिखते हैं, ठीक है। आई स्क्वायर दोनों के पास अब कॉमन हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा रूट के बाहर, स्क्वायर भी गया, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये बी अपॉन आई हो जाएगा, सो बी अपॉन आई बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। यानी अगर आप बात करेंगे किसके लिए, सी आर सर्किट है, आरसी सर्किट ही जनरली इसको कहते हैं, जनरली इसको आरसी सर्किट ही कहते हैं। तो अगर इसके लिए अगर इंपीडेंस की बात करें तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, जहां पर आप एक्स सी की वैल्यू जानते क्या होती है, एक्स सी की वैल्यू होती है ओमेगा सी, या होता है 1/2 पाई एफ 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। और मैंने पीछे कुछ चेंज लिख दिया तो आप उसको ध्यान रखिएगा, 1/ओमेगा सी हो तो ओमेगा की वैल्यू आप पुट करते क्या हो जाए 2 पाई एफ सी हो जाएगा, 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका किसके लिए, इंपीडेंस हो जाएगा किसके लिए, आरसी सर्किट के लिए, ठीक है। अगर इसके लिए हम फेज डिफरेंस निकालना चाहें, फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, अब जरा इस वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल tan फाई के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, अपोजिट साइड की इक्वल यानी BC, tan फाई इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन बेस, बेस तो ही रहेगा बी आर, वही पुराना, इसमें कोई चेंज नहीं, BC की जगह क्या हो जाएगा आई एक्स सी, और BR की जगह क्या हो जाएगा आई आर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका tan फाई हो जाएगा उतना हो जाएगा एक्स सी अपॉन आर हो जाएगा। ये बात हो गई किसकी, आरसी सर्किट की या सीआर सर्किट की, ठीक है। तो आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो मैंने शुरुआत की चीज बताई है फेज डिफरेंस वाली वो आपको पता होना चाहिए, और यहाँ वेक्टर डायग्राम बनाने लगेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। सो ये किसकी बात होगी, आरसी सर्किट की बात होगी। अब जरा एक और बचा कौन सा, अब दो की बात हो रही थी, तो आर का सी से हो गया, आर का एल से हो गया, अब एल और सी बचा है, ठीक है। सो मैं इसको हटाता हूं, जब एल आर की बात हो तो ऐसा आपका एसी सर्किट जिसमें एल यानी एल सी की बात हो ना, तो ऐसा सर्किट कि जिसमें आपका क्या हो, एल और सी दोनों सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है। ये आपका किस टाइप का है, ये आपका 6th टाइप है, एलसी सर्किट, एलसी सर्किट की बात हो। तो क्या है, जब आपका कैपेसिटर और इंडक्टेंस यानी एल दोनों क्या है, एक दूसरे सीरीज में जुड़े हुए, इसके वोल्टेज कैसे डिनोट करेंगे हम, बीएल से। तो इस प्रकार का जो सर्किट कहलाता है उसे क्या कहेंगे हम, एलसी सर्किट कहेंगे, इसी सर्किट है एलसी सर्किट। अब जरा इसके लिए भाई वेक्टर डायग्राम बनाइए, वेक्टर डायग्राम तो बनाना बहुत जरूरी है। तो अब कुछ नहीं पता चला तो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आप करंट को बनाइए, एक करंट होगा, जब L की बात होगी तो करंट से L कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बेहद आसान सा है ना। ये करंट से कहां चला गया, ऊपर चला गया वोल्टेज, क्योंकि जब भी L सर्किट की बात हो तो L सर्किट में करंट से अग्रगामी होता है क्या, वोल्टेज 90 डिग्री से, तो ये VL चला जाएगा। जब BC की बात आएगी तो I से वो कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, यहां आ जाएगा क्या आपका BC, यही तो बनेगा वेक्टर डायग्राम। I यहां, तो जो आपका वोल्टेज L सर्किट के लिए जो वोल्टेज है वो वही 90 डिग्री फेज से ऊपर चला जाएगा, और C सर्किट की बात है तो वोल्टेज कहां जाए, 90 डिग्री फेज से नीचे चला जाएगा। अब जरा यहाँ रिजल्टेंट वोल्टेज मुझे बताइए, क्या हो रिजल्टेंट वोल्टेज, अरे ऐसे एक वेक्टर बना, एक वेक्टर ऐसे बना है, ये A वेक्टर और ये B वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट में क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस कर देंगे। तो अगर यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज यानी B बराबर, तो BL और BC के माइनस के इक्वल होगा। अगर माइनस लगा रहे तो यहाँ साइन किसका लगाएंगे, मॉड का, क्योंकि B और BC में से जो भी घटेगा लेकिन आएगा यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। सो हम मॉड ना लगा के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके का साइन, इसका मतलब है अगर BC ज्यादा तो BL माइनस हो जाएगा, BL ज्यादा तो BC माइनस हो जाएगा, आएगी वैल्यू पॉजिटिव। तो BL ज्यादा है तो रिजल्टेंट वोल्टेज इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, BL माइनस BC, और अगर BC ज्यादा है तो रिजल्टेंट वोल्टेज इधर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
जरा फेज डिफरेंस रिजल्टेंट वोल्टेज इतना करना, इसमें और कुछ नहीं करना। एलसी सर्किट में दोनों वोल्टेज माइनस करो, रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा। ठीक, अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो रिजल्टेंट वोल्टेज कहां जाएगा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज जाएगा वो या तो ऊपर जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज, या यहां आ जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, और बीसी ज्यादा तो इधर आ जाएगा, बीसी माइनस बी है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज इस लाइन के लॉन्ग रहेगा। अरे दो फोर्स लग रहे हैं ना, अगर ये वाला ज्यादा है तो F1 इधर खींच लेके इधर थोड़ी जाएगा। अगर F1 ज्यादा है तो इसको माइनस करने वाला जो भी खींचेगा इसी डायरेक्शन से जाएगा, और अगर F2 ज्यादा है तो F2 इधर खींच ले जाएगा किसको, F1 को, है ना, बीच में कहीं नहीं जाएगा। तो अगर VL ज्यादा है तो या तो ऊपर की ओर आएगा रिजल्टेंट वोल्टेज, जो BC ज्यादा है तो नीचे की ओर आएगा। कोई लाइन जो फेज रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फेज कितनी रहेगी, 90 ही रहेगी। इसमें सॉल्व नहीं करना है ना, इसको आपके डायग्राम दिखा कर ही बताएंगे कि रिजल्टेंट वोल्टेज या तो इधर या इधर, तो यहाँ पर जो फेज आएगी कितनी आएगी, 90 आएगी। और अगर इंपीडेंस निकालना है तो B रहेगा, BL को लिख सकते हैं IXL माइनस IXC, I कॉमन हो गया तो B अपॉन I बराबर क्या आ जाएगा, XL माइनस XC। यानी अगर LC सर्किट की बात करें तो इंपीडेंस बड़ा फायदे में रहता है, बहुत ही कम रहता है यहाँ पर, XL और XC के माइनस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और XC को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। प्रेरणा प्रतिघात और एक है धारिता प्रतिघात के माइनस के बराबर क्या होती है आपकी यहाँ पर प्रतिबाधा हो जाती है। ठीक है, तो ये बात है किसकी, एलसी परपथ की। तो 6 सर्किट हो गया। देखो भाई, देखो बड़ी मैंने बहुत ही स्पीड में कोशिश की खत्म करने की, आप ऐसे समझिए, खुद से एक बार लिखने की जरूर कोशिश करिए, देख के बस करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, हो जाएगा फिर भूल जाएंगे। साथ में लिखते जरूर चलिए इसको, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा इजी मेथड में क्या और भी शायद कोई नहीं बता सकता। ठीक है, सो आप इनको बस शुरुआत आपको याद रखनी है कि आप कहां से करेंगे, वेक्टर डायग्राम समझना बहुत जरूरी। अगर आप ये डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो इस चीज को याद रखिए। ठीक, तो आगे बात करते हैं किसकी, 2 के सारे हो गए, 6 हो गए, 7वां बचा है जिसमें हम तीनों की बात करेंगे। ठीक, सो अगला सर्किट है आपका क्या, LCR सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो उसे कहूंगा कि उसमें आप मेरी तरफ से लिख ही लीजिए कि एग्जाम में पूछा जाना, या तो ये सर्किट के बारे में पूछा जाएगा, डेरिवेशन कराया जाएगा, या आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। यहाँ से 5 नंबर कम से कम पूछा जा सकता है। ठीक है, हम बात करने वाले किसके, 7th टाइप्स के बात करने वाले LCR सर्किट। ठीक है, हमने आपको हमेशा बताया जब भी, अब देखो सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम कहाँ शुरू करें, करंट से, तो करंट बना लीजिए। क्या होता है LCR सर्किट, पहले उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो LCR सर्किट में क्या होगा, कॉइल भी, कैपेसिटर भी और ओमिक रेजिस्टेंस भी, तीनों क्या होंगे, AC सप्लाई से एक साथ सीरीज में जुड़े होंगे। इस प्रकार का जो सर्किट कहलाता है वो क्या कहलाता है, LCR सर्किट कहलाता है। मैंने मान लिया इसके लिए जो वोल्टेज है वो BL है, इसके लिए जो वोल्टेज है वो BC है, और इसके लिए जो वोल्टेज है वो क्या है आपका BR है। ये हो गया सर्किट डायग्राम। नहीं सॉल्व करना है तो उसके लिए वेक्टर डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करिए आप करंट से। ये बना लिया आपने करंट, ये हो गया करंट। अब R भी है ना, तो भाई इसके साथ का पड़ोसी जरूर लिख दो, इसके साथ वाला, ये कभी साथ नहीं छोड़ने वाला। जहां I वहां R, I और R के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। तो जहां भाई I के लिए बनाएंगे वहीं आपका R के लिए बना देंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अब जब L की बात है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, L तो इस I को देखेगा और I को देख के कहां चला जाएगा, 90 डिग्री फेज से ऊपर चला जाएगा। जब C की बात है तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं, C कहां चला जाएगा, तुरंत अपना नीचे चला जाएगा, ABC हो जाएगा। ठीक, अब अगर रिजल्टेंट वोल्टेज देखा जाए तो तीनों का एक साथ नहीं देख सकते। पहले आप किसी इन दोनों का हिसाब कर लीजिए, क्योंकि ये तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा किसका, L और C का, वो क्या आ जाएगा, BL माइनस BC। अब जो ज्यादा हो उससे माइनस हो जाएगा। यही तो जो इन दोनों का मैंने सॉल्व कर लिया, L और C का रिजल्टेंट क्या आ जाए, BL माइनस BC। अब आपके पास 2 वोल्टेज फिर है, एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट जिसका नाम क्या BLC इतना, और दूसरा कौन BR। तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा इधर आ जाएगा, यही तो, और कहां जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा
रिजल्टेंट वोल्टेज यानी V क्या हो जाएगा मुझे बताइए। पहले LC का हिसाब करना है यानी BL माइनस BC का होल स्क्वायर, LC के लिए तो सीधे माइनस होना, और प्लस BR का स्क्वायर और प्लस 2 BL और BC का रिजल्टेंट और फिर BR और इन दोनों के बीच का एंगल रिजल्टेंट इसका और इसका, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है। नहीं तो समझ पा रहे होंगे, ये हो जाएगा cos 90। सो ये वाला टर्म हो जाएगा 0 और देख भी पा रहे हैं एक इधर और एक इधर, तो दोनों का सीधे भी लिख सकते हैं 90 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। सो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट हो जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पर BL माइनस BC का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, BR का स्क्वायर, ये हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। LC में आप पीछे वाले सर्किट किया तो आपको आ रहा होगा, क्रम से बस करना, क्रम से देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो LC में क्या हो जाएगा सीधे माइनस, अब एक वोल्टेज ये वाला है ऊपर और एक वोल्टेज R है, दो ही तो आप कंसीडर करेंगे, कंफ्यूजन वाली बात नहीं। जहां पर आप L या C लिखते तो उसकी जगह BLC लिख देना, दोनों का रिजल्टेंट और BR, तो वही मैंने किया, ठीक है। अब अगर इसके बाद आपको बात करनी है किसके लिए, इम्पीडेंस के लिए, तो इसके आगे भी सॉल्व कर देंगे। इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा, है ना। रेजिस्टेंस तीन नाम हो गए, ओमिक रेजिस्टेंस और क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरण प्रतिघात, और क्या है प्रतिबाधा इम्पीडेंस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, फिर से वही कंपोनेंट इसको ब्रेक करेंगे I और R के, तो B तो B रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका IXL, ये क्या हो जाएगा IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर, तो I स्क्वायर सबके पास है, सो ये हो जाएगा I अंडर रूट में क्या हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, B अपॉन I आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका किसके लिए, LCR सर्किट के लिए, ये आ जाएगा आपका इम्पीडेंस का फॉर्म है, Z इक्वल्स टू हो जाएगा क्या XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मुझे लगता है कि कठिन होगा, आपने सारे पूरा लेक्चर आपने धैर्य के साथ अगर अटेंड किया तो मुझे लगता है अभी आपको काफी आसान लगने लगा हो, जब तक कि जो आपका अब तक हल बना हुआ था, ठीक है। तो बेहद आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बस आप इसको अच्छे से क्रम से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा धैर्यपूर्वक, और नोट भी करते जाइए कॉपी, तो ये पूरे आसानी से समझ में आने वाला टॉपिक है, बाकी बहुत ही आसान होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका जेड। अब क्या बचा, अभी एक टॉपिक और बचा, इसका क्या हम निकालते हैं लास्ट में, क्या फेज डिफरेंस में, रिजल्टेंट वोल्टेज इधर और करंट यहाँ, हम इस रिजल्टेंट वोल्टेज करंट के बीच में ही फेज डिफरेंस निकालते हैं। सो जिसके लिए जो फेज डिफरेंस हो जाएगा, जिसके लिए फेज डिफरेंस हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है tan phi बराबर परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, सामने वाली साइड, सामने वाली साइड क्या है BL और BC का रिजल्टेंट अपॉन बेस, बेस में कौन है BR, ये तो समझ रहे हो ना, सामने कौन है केवल BL नहीं, इन BL और BC के जो भी रिजल्ट आएगा वो, ठीक है। BL को क्या लिख सकते IXL, BC को क्या लिख सकते IXC और अपॉन BR को लिख सकते IR, I कॉमन है, कॉमन है, तो I ले लीजिए कॉमन, क्या बचा XL माइनस XC अपॉन IR, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो tan phi आ जाएगा वो क्या आ जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा इसके लिए फेज डिफरेंस। तो बस बेटा इतना ही है इन 7 के 7 सर्किट्स में, बेहद आसान से। जो आपको दिक्कत होने वाली बात है वो केवल वेक्टर डायग्राम है, तो शुरुआत के LCR के वेक्टर फेज क्या है, इन सारी चीजों को समझ लें। शुरुआत का लेक्चर आपने ढंग से धैर्य के साथ अटेंड किया है, तो उसके बाद आपको पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जितने भी आपके दोस्तों उनको कोशिश करिए शेयर करने की। तो मैं अभी सेकेंड पेपर पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो अभी मैं उसको कंटिन्यूअसली लेके चलूंगा। अगर आप अभी भी धैर्य पूर्वक पढ़ते हैं तो अभी मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं, ठीक है।
और अब मैं इसके बाद कोशिश करूंगा इसके ट्रांसफार्मर की, नहीं तो हो सकता है मैं सीधे आपसे सेकंड पेपर में मिलूं। ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा।